सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एम्पायर स्टेट के बारे में और ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़ी चोरी की, जब एक रात में $11 मिलियन चुराए गए थे और इस चोरी ने पूरे अमेरिका को हिला करके रख दिया था, क्योंकि आज से पहले इतनी बड़ी चोरी कभी भी नहीं हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1980 का दृश्य आता है और अभी $11 मिलियन की चोरी हुई है। इसीलिए सारी मीडिया पागल हो चुकी है और हर जगह यही खबर आ रही है कि ये चोरी अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है। तभी हम डिटेक्टिव जेम्स को देखते हैं, जो एक कैदी से पूछ रहा होता है कि वो सारे पैसे कहाँ पे हैं जो उसने चुराए हैं और उनके साथियों का क्या नाम है। फिर यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में कुछ महीनों पहले और हम ईडी नाम के एक नशेड़ी को देखते हैं जो क्लब से बाहर आ रहा होता है, क्योंकि वो क्लब में ही नौकरी किया करता था, लेकिन अब उसने ये नौकरी छोड़ दी है और वो मालिक को गालियां बक रहा है। इसीलिए मालिक गुस्सा हो जाता है और उसे पीट रहा होता है। तभी यहाँ पे ईडी का बचपन का दोस्त आता है जिसका नाम है क्रिस, और वो ईडी को छुड़ाता है और जो लोग उसे मार रहे होते हैं उन्हें बहुत पीटता है और ईडी को अपनी गाड़ी में बैठा करके यहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी देर के बाद क्रिस अपने घर पहुँचता है। तब हम क्रिस के हाथ में एक स्टैचू देखते हैं और ये स्टैचू क्रिस अपनी माँ के लिए लाया होता है ताकि वो इसे गार्डन में लगा सके, और इस चीज को देख करके क्रिस की माँ बहुत खुश होती है। फिर क्रिस निकलता है अपने पिता से मिलने के लिए। क्रिस के पिता एक ग्रीक क्लब में काम करते हैं और वो वहाँ पे टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं। इसीलिए जैसे ही क्रिस वहाँ पे जाता है उसकी मुलाकात होती है इस क्लब के मालिक से, जिसका नाम है स्पाइरो, और स्पाइरो एक बहुत ही बदतमीज आदमी है। इसीलिए जब क्रिस अपने पिता से बात कर रहा होता है तभी स्पाइरो आकर के वहाँ उसके पिता से बदतमीजी करने लगता है। फिर क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच क्रिस और उसके बीच भिड़ंत हो जाती है, लेकिन उसके पिता इन दोनों को अलग करते हैं और क्रिस घर चला आता है। इसीलिए अगली सुबह उसके पिता क्रिस को समझा रहे होते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रिस एक पुलिस वाला बनना चाहता है और उसने अभी NYPD का टेस्ट भी दिया है। इसीलिए क्रिस अपने पिता से कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और वो एक बार फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। क्रिस के परिवार में सारे लोग बहुत ही डिसिप्लिन है। उसके परिवार में उसकी माँ है, उसके पिता है और उसकी एक छोटी बहन है और इनका बहुत ही खुशहाल परिवार है। और क्रिस अपने पिता से बात ही कर रहा होता है तभी उसकी बहन उसे ला करके एक लेटर देती है जो अभी अभी आया है। और क्रिस जैसे उस लेटर को खोलता है उसे पता लगता है कि उसे फेल कर दिया गया है और वो NYPD के लिए फिर से कभी अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ एक मैरिजुआना का केस दर्ज है। इसीलिए अब क्रिस बहुत ही निराश हो जाता है और वो पहुंचता है क्लब में ईडी के पास। और ईडी के पास यहाँ पे दो लोकल गुंडे होते हैं जो ईडी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। इनका नाम है माइक और जिमी। इसीलिए ये दोनों एक बार फिर से इनका मजाक उड़ाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब क्रिस बहुत परेशान है। वो ईडी को पूरी बात बताता है कि अब वो पुलिस वाला कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन उसे नौकरी चाहिए क्योंकि वो फ्री नहीं बैठ सकता। इसीलिए अब क्रिस पहुंचता है एक रेपोजिटरी में जहाँ वो आर्मर्ड कार का गार्ड बनेगा। आर्मर्ड कार वो होता है जिसमें बहुत सारे पैसे या फिर बहुमूल्य चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, लेकिन इस रिपोजिटरी में सिर्फ पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। और क्रिस जब यहाँ के गार्ड के लिए अप्लाई करता है तब वो उसे बहुत कम पैसे देते हैं और क्रिस को ये बात बुरी लगती है। फिर भी क्रिस इस जॉब को कर लेता है और अगले दिन से वो नौकरी पे आ जाता है। और अब हम क्रिस को आर्मर्ड कार में देखते हैं और उसके साथ उसका पार्टनर भी होता है। फिर ये लोग हर एक जगह पैसे पहुंचाने लगते हैं और शाम में जब क्रिस ऑफिस में पहुंचता है तब क्रिस का पार्टनर उसे वो कमरा दिखाता है जिसमें वो लोग सारे पैसों को रखते हैं। और उसका पार्टनर ये भी बताता है कि ये लोग कितने लापरवाह हैं। इतने सारे पैसे होने के बावजूद यहाँ पे सिर्फ एक ही कैमरा है और वो भी कभी चलता है कभी नहीं चलता, और यहाँ पे ज्यादा गार्ड्स भी नहीं है। रात में सिर्फ एक ही गार्ड रुकता है यहाँ पे। और अब क्रिस उस पूरे कमरे को देखता है तभी उस कमरे से एक कुत्ता बाहर आता है और इसका पार्टनर बताता है कि ये कुत्ता ही यहाँ का गार्ड है। वो हमेशा इसी कमरे में रहता है और इस कमरे में जब पैसे पूरे तरीके से भर जाते हैं तब ये लोग पैसों को दूसरी जगह पे लेकर के जाते हैं। और इसी तरीके से क्रिस का आज का काम खत्म हो जाता है और वो पहुंचता है अपने घर पे। तब उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या वो खुश है इस काम को करके, और क्रिस कहता है कि मेरे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तभी क्रिस के पिता बताते हैं कि स्पाइरो ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। और क्रिस कहता है कि क्या ये मेरे बारे में है, मैंने उस दिन स्पाइरो से झगड़ा किया था। और उसके पिता कहते हैं कि शायद वो इसी चीज का बदला ले रहा है। तब क्रिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगले दिन फिर अपने काम पे निकल जाता है। और जब ये लोग एक जगह से पैसे दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी के पास एक ब्लास्ट होता है और यहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। क्रिस वहीं पे सुन्न पड़ जाता है, लेकिन उसका पार्टनर उन गुंडों से लड़ने लगता है। तब वो लोग उसके पार्टनर को मार देते हैं। तब तक यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ी की आवाजें आने लगती है। इसीलिए सारे चोर यहाँ से भाग जाते हैं और वो सारे पैसे को छोड़ देते हैं। लेकिन क्रिस इस मंजर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा निराश है। तभी क्रिस के पास आता है डिटेक्टिव जेम्स और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तब क्रिस कहता है कि हाँ। तब जेम्स कहता है कि ऐसी चोरियां बहुत कम होती हैं कि उन्हें एग्जैक्ट पता हो कि ये लोग अब कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए अगर तुम्हारा कोई भी इसमें हाथ हुआ तब तुम आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। और इस बात को सुनने के बाद क्रिस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे बस अभी 2 दिन हुए थे यहाँ पे काम करते हुए और आज मेरे सामने मेरा सबसे अच्छा दोस्त मर गया जिसका एक परिवार भी था, और तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। और इतना कहने के बाद क्रिस यहाँ से जाने लगता है। तब जेम्स भी क्रिस की बातों को समझ जाता है और वो उससे कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन अब क्रिस के घर वाले भी बहुत दुखी हैं क्योंकि क्रिस की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है।
लेकिन क्रिस कैसे भी काम करना चाहता है, इसीलिए वो दूसरे दिन भी काम पे जाता है। और जब वो सारी जगह पे पैसे पहुंचा करके आता है, तब यहाँ का मैनेजर उसे बताता है कि अब क्रिस का डिमोशन कर दिया गया है, इसीलिए अब उसे गार्ड की नौकरी नहीं मिल सकती और अब वो गाड़ियों में नहीं जाएगा, बल्कि वो रात में यहाँ पे रहेगा, नाइट ड्यूटी करेगा। और ये बात क्रिस को बहुत बुरी लगती है, लेकिन क्रिस ये नौकरी भी नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो नाइट ड्यूटी ले लेता है। और जब रात में वो ड्यूटी कर रहा होता है, तभी उसे एक लेटर मिलता है, और जब वो लेटर को पढ़ता है तब उसे पता लगता है कि उसका पार्टनर मरा था, तब इन लोगों ने उससे वादा किया था कि वो उसे $50,000 देंगे और उसके परिवार का खर्चा उठाएंगे। लेकिन अब इन लोगों ने अपनी बात बदल दी है और वो $50,000 के बजाय सिर्फ $5,000 दे रहे हैं। और इस चीज को देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है क्रिस को कि ये कंपनी वाले बहुत ही वाहियात लोग हैं, इसीलिए वो इस बारे में ईडी को भी बताता है। लेकिन किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब धीरे धीरे क्रिस अपना टेम्पर खोने लगता है। फिर अगली रात जब वो ड्यूटी कर रहा होता है, तब वो पैसे वाले कमरे को देख करके सोचने लगता है कि काश वो वहाँ से पैसे चुरा ले। और थोड़ी देर इस बारे में सोचने के बाद वो निश्चय करता है कि वो यहाँ से पैसे चुराएगा और उसे पता है कि इस कैमरे से कैसे बचना है और यहाँ के गेट का कोड भी पता है उसको। इसीलिए अब क्रिस गेट को खोलता है और वो एक डंडे को उठाता है और बड़े ही चालाकी के साथ एक बैग बाहर खींच लेता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। फिर जब वो उन पैसों को लेकर के बाहर आता है, तब वो ये बात सबसे पहले ईडी को बताता है और ईडी इस चीज को देख करके बहुत खुश होता है कि अब इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन घर जाते समय क्रिस $50,000 उसमें से निकालता है और इन पैसों को ला करके उस आदमी के घर पे देता है जिसकी मौत हो गई थी, यानी अपने पार्टनर के। और इस काम को करने के बाद क्रिस को बहुत सुकून मिलता है कि उसने कंपनी के पैसे एक सही जगह पे इस्तेमाल किया। फिर क्रिस ईडी को कहता है कि आज रात हम बड़े क्लब में जाएंगे और एक बढ़िया पार्टी करेंगे, और ईडी भी खुश हो जाता है। इसीलिए रात में ये दोनों पहुंचते हैं एक बड़े से क्लब में। लेकिन ईडी अब यहाँ पे फैलने लगता है। वो एक शैंपेन की बोतल खरीदता है और ऊपर कमरे में पहुंच जाता है जहाँ माइक एक कोलंबियन ड्रग डीलर के साथ डीलिंग कर रहा होता है। तब ईडी उनसे बातें करने लगता है क्योंकि वो भी एक ड्रग डीलर बनना चाहता है। लेकिन ये लोग ईडी से बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ईडी एक सड़क छाप है। लेकिन अंत में ईडी उन्हें शैंपेन देता है और वहाँ से आ जाता है। और ईडी को ये बात पता है कि वो लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे, इसीलिए ईडी अगले दिन मिलता है माइक और जिमी से और उन्हें बताता है कि क्रिस कहाँ पे काम करता है और क्रिस ने कितने सारे पैसे वहाँ से बड़े आसानी के साथ चुरा लिए और रात में सिर्फ वहाँ पे क्रिस होता है, इसीलिए ये लोग वहाँ पे चोरी कर सकते हैं। और माइक इस चीज को सुनने के बाद बहुत खुश होता है, इसीलिए वो क्रिस को भी बुलाता है। लेकिन क्रिस इस चीज को सुन के भड़क जाता है और वो ईडी को कहता है कि तुमने ये बात उन लोगों को क्यों बताई। तब ईडी कहता है कि मैं जिंदगी भर यहाँ नहीं रहना चाहता और तुम भी शायद एक गार्ड की नौकरी नहीं करना चाहते, इसीलिए हमारे पास यही बड़ा मौका है, हम एक बड़ा हाथ मारेंगे और उसके बाद अपनी जिंदगी बदल लेंगे। लेकिन क्रिस मना कर देता है। लेकिन जब रात में वो ड्यूटी कर रहा होता है, तब उसे एहसास होता है कि वो जिंदगी भर गार्ड बन करके नहीं रह सकता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो चोरी करेगा। फिर अगले दिन से ये लोग प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब जिमी सारी प्लानिंग को देखता है, तब वो मना कर देता है और कहता है कि मैं इस प्लान में तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता, मैं जो कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ। माइक उसे बहुत समझाता है लेकिन जिमी नहीं मानता और वो चला जाता है। लेकिन अब इनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है और क्रिस माइक और ईडी से कहता है कि तुम लोग बाहर रहना और जब तक मैं कॉल ना करूँ तुम लोग अंदर मत आना। फिर वो ईडी को कहता है कि आज तुम जाकर के बाहर का कैमरा तोड़ दोगे और मुझे पता है कि वो लोग कितने आलसी हैं, वो कभी उस कैमरे को रिप्लेस नहीं करेंगे और तब हम अगले दिन वहाँ पे चोरी करेंगे। और ईडी ऐसा ही करता है, वो जाता है और वो जाकर के बाहर का कैमरा तोड़ देता है और अगले दिन सारी चीजें सही जा रही होती है। फिर क्रिस उन्हें कॉल करने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे जेम्स आ जाता है बंदूक लेकर के और वो क्रिस पे बंदूक तान देता है और कहता है कि क्या यहाँ पे कोई और है। तब क्रिस कहता है कि नहीं। तब जेम्स कहता है कि हमें अभी अभी चोरी की खबर मिली है और हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे चोरी होने वाली है। और इस चीज को सुनने के बाद क्रिस बहुत चक्का रह जाता है। तब ये लोग चारों तरफ लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी क्रिस उन दोनों को कॉल करता है और कहता है कि आज की चोरी कैंसिल, ऑलरेडी यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, इसीलिए प्लान कैंसिल। और इस चीज को सुनने के बाद वो दोनों भड़क जाते हैं। लेकिन क्रिस फोन रख देता है। तभी जेम्स को खबर मिलती है कि बाहर 2 लोग आए हुए हैं और इन दोनों के चेहरे पे मास्क लगा है और अब देखते ही देखते यहाँ पे गोलियां चलने लगती हैं। वो लोग पुलिस वालों पे गोलियां चलाने लगते हैं और पुलिस वाले भी उन पे गोलियां चलाते हैं और जल्दी ये लोग एक चोर को मार गिराते हैं और जेम्स दूसरे चोर को भी गोली मार देता है। तभी यहाँ पे क्रिस भी आ जाता है और जब जेम्स क्रिस की तरफ देखता है, तभी क्रिस देखता है कि वो चोर उठ खड़ा हुआ है और अब वो जेम्स को मारने वाला है। इसीलिए क्रिस उस चोर पे गोली चला करके उसे मार देता है और वो जेम्स की जान बचा लेता है। और जेम्स इस चीज को देख करके बहुत प्रभावित होता है कि क्रिस ने उसकी जान बचा ली। तभी दूसरी तरफ हम ईडी और माइक को देखते हैं और अब माइक पहुंचता है जिमी के पास और उसे गोली मार देता है क्योंकि इनके अलावा सिर्फ जिमी ही इस चोरी के बारे में जानता था। इसीलिए माइक को लग रहा है कि जिमी ने ही पुलिस को कॉल किया है। लेकिन अगली सुबह हर जगह पेपर में छप जाता है कि क्रिस ने पुलिस वाले की जान बचाई है, इसीलिए हर जगह पे क्रिस का नाम लिया जा रहा है और क्रिस के परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। तभी ईडी आता है क्रिस के पास और कहता है कि हम कब चोरी करने वाले हैं। तब क्रिस कहता है कि अब हम कुछ दिनों तक चोरी नहीं करेंगे क्योंकि अभी मामला बहुत ही ज्यादा गर्म है। एक बार बाहर चोरी के लिए हमला हुआ है और कल चोर वहां तक पहुंचा है, इसीलिए अब हमें थोड़े दिनों तक शांत रहना पड़ेगा। तभी ईडी बताता है कि माइक ने कल रात जिमी को गोली मार दी और इस चीज को सुनने के बाद क्रिस और भी भड़क जाता है और कहता है कि अब तुम लोग मेरे आसपास नजर मत आना और मैं नहीं जानता कि हम वहाँ पे
चोरी करेंगे या फिर नहीं। और इस बात को सुन के ईडी भड़क जाता है, क्योंकि ईडी एक सनकी आदमी है। इसीलिए रात में जब क्रिस ड्यूटी कर रहा होता है तभी ईडी ऊपर का छत तोड़ करके नीचे आ जाता है। और ईडी को देखने के बाद क्रिस बहुत चक्का रह जाता है और वो ईडी पे चिल्लाने लगता है। तब ईडी कहता है कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, या तो मैं चोरी करूंगा या फिर हम दोनों के दोनों आज पकड़े जाएंगे। तभी कंपनी से क्रिस के पास कॉल आता है कि उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ी है, पड़ोसियों ने अभी अभी खबर दी है। तब क्रिस कहता है कि नहीं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। लेकिन अब ईडी पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और कहता है कि मुझे कैसे भी चोरी करनी है, वरना तुम भी जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। और क्रिस डर जाता है। तब ईडी कहता है कि अभी के अभी अंदर का दरवाजा खोलो, और क्रिस दरवाजा भी खोल देता है। लेकिन ईडी जैसे ही अंदर घुसता है वो कुत्ते को देखता है, इसीलिए वो सबसे पहले कुत्ते को गोली मार देता है और एक एक करके पैसे बाहर निकालने लगता है। और वो भूल जाता है कि बाहर एक कैमरा है। तभी क्रिस उससे कहता है कि बाहर एक कैमरा भी है, और इस चीज को सुनते ही ईडी कैमरे को तोड़ देता है। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद क्रिस बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर पुलिस वाले यहाँ पे आएंगे तब मैं क्या कहूंगा। तब ईडी कहता है कि तुम कुछ नहीं कहोगे। और इतना कहने के बाद वो क्रिस के सर पे वार करता है और क्रिस बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। और सुबह में जब हम यहाँ का नजारा देखते हैं तब हमें पता लगता है कि यहाँ से 90% पैसे गायब कर दिए गए हैं। और अब पुलिस यहाँ के सारे गार्ड से पूछताछ कर रही है, क्योंकि यहाँ से कुल $11 मिलियन चोरी हुआ है। और अब सारे डिटेक्टिव पहुंचते हैं क्रिस के पास और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तब क्रिस कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, अचानक किसी ने पीछे से उसके सर पे मारा और वो बेहोश हो गया। और जब वो सुबह जगा तब यहाँ का सारा पैसा गायब हो चुका था। तब ये लोग क्रिस से डिटेल में पूछने लगते हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा छत टूटा और तुम्हें पता तक नहीं चला कि यहाँ का छत टूटा हुआ है। और हमें मैनेजर ने बताया कि उसने तुम्हें कॉल भी किया था कि पड़ोसियों को कुछ आवाजें सुनाई पड़ी थी, तब तुमने कहा था कि सब ठीक है। और क्रिस कहता है कि हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने फोन रखा उसने मेरे सर पे मार दिया और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे अब कुछ याद भी नहीं आ रहा। इसीलिए डिटेक्टिव इनसे सवाल पूछना बंद कर देते हैं। लेकिन जेम्स को अब क्रिस पे शक हो जाता है और क्रिस यहाँ से घर चला जाता है। और बाकी लोगों को विश्वास हो जाता है कि क्रिस इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जेम्स को अभी भी शक है। और बाकी लोगों को क्रिस पे इसलिए शक नहीं है क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि $11 मिलियन की चोरी एक मामूली आदमी करेगा। इसलिए बाकी लोग बड़े बड़े गैंगस्टर्स के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उस समय 5 बड़े बड़े परिवार थे जो सबसे बड़े क्राइम लॉर्ड थे और सारे लोगों का शक उन्हीं पे जा रहा है, इसीलिए सब उनके पीछे हैं। तभी हम ईडी को देखते हैं जो क्रिस से मिलता है और वो उसे $3 मिलियन देता है। लेकिन अब क्रिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो ईडी को कहता है कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और इन सारी चीजों को जेम्स देख लेता है, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं कि इन्हीं लोगों ने चोरी की है। उसने सिर्फ इन दोनों को बातें करते हुए देखा है। और यहाँ से बात करने के बाद ईडी पहुंचता है माइक के पास। तब माइक कहता है कि मुझे पता है कि वो पैसे तुमने चुराए हैं और इतने पैसे तुम कभी खर्च नहीं कर सकते, इसीलिए हम उन पैसों का ड्रग्स खरीदेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके उसे बेचेंगे। और ईडी कहता है कि ठीक है। तभी माइक पहुंचता है स्पाइरो के पास और जब वो उसके साथ जुआ खेल रहा होता है तभी इनका गार्ड बताता है कि यहाँ पे पुलिस वाले आ रहे हैं। और इस बात को सुनने के बाद माइक यहाँ से भाग जाता है। तभी जेम्स अंदर आता है और वो स्पाइरो से पूछताछ करने लगता है। तब स्पाइरो को आइडिया लगने लगता है कि इन पैसों को किसने चुराया है। और इन सब से बात करने के बाद जेम्स एक बार फिर से बुलाता है क्रिस को और इससे पूछताछ करने लगता है और कहता है कि हमें सीसीटीवी फुटेज मिला है और हमने इसमें चोर को देखा है। उस चोर को पता नहीं था कि यहाँ पे कैमरा है। फिर उसने किसी से बात की और उसके बाद उसने कैमरा तोड़ा। तुम्हें क्या लगता है वो किससे बात कर रहा था? वहाँ पे कितने लोग आए थे? तब क्रिस कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। तब जेम्स को इस पे और भी ज्यादा शक होने लगता है और वो क्रिस को छोड़ देता है। तभी हम माइक और ईडी को देखते हैं और माइक और ईडी पहुंचते हैं कोलंबियन गैंगस्टर के पास ताकि वो उससे 8 मिलियन का ड्रग्स खरीद सके। और वो उसे सारे के सारे पैसे दे देते हैं और वो लोग पैसे गिनने लगते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ स्पाइरो पकड़ लेता है क्रिस को और कहता है कि मुझे पता है कि उन सारे पैसों को तुमने चुराया है, इसीलिए मुझे अभी के अभी पैसे दे दो, वरना पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। तब क्रिस कहता है कि मैंने वो चोरी नहीं की, तुम कुछ भी बोल रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तब स्पाइरो यहाँ पे जिमी को बुलाता है। जिमी को माइक ने गोली मारी थी, लेकिन जिमी अभी भी जिंदा है और उसने स्पाइरो को पूरी बात बता दी है कि इस चोरी में कौन कौन शामिल था। इसीलिए अब क्रिस की हालत खराब होने लगती है। तभी दूसरी तरफ वो कोलंबियन गैंगस्टर ईडी और माइक से $8 मिलियन ले लेता है, लेकिन उसके बदले उन्हें एक ढेला नहीं देता और उन्हें धमकी देने लगता है कि अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन माइक कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। तभी वो आदमी माइक पे गोली चला देता है और इस चीज को देख करके माइक को गुस्सा आता है, इसीलिए माइक अपनी बंदूक निकालता है और वो भी उस पे गोली चलाने लगता है। तब तक ईडी यहाँ से भाग जाता है और ईडी यहाँ से भागने लगता है। तभी हम क्रिस को देखते हैं जिसे स्पाइरो के लोगों ने पीट करके सड़क पे फेंक दिया है और उसे वार्निंग दी है कि वो जल्दी से अगर पैसे नहीं लाया तब वो लोग उसे मार देंगे। तभी ईडी कॉल करने लगता है क्रिस के पास। इसी बीच जेम्स पहुंचता है ईडी के पास और वो उसे पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि वो पैसे कहाँ हैं और वो ये भी पूछता है कि क्रिस कहाँ पे है, क्योंकि उसने क्रिस के घर पे पुलिस वालों को भेजा है। लेकिन ईडी यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता जेम्स को और भाग जाता है। तभी क्रिस पहुंचता है अपने घर पे और वो देखता है कि यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भरे हैं। तभी क्रिस को उसकी बहन मिलती है और क्रिस कहता है कि अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने वो सारे के सारे पैसे उस स्टैचू में छुपा रखे हैं जो मैं माँ के लिए लाया था। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से भागने लगता है। तभी उसे ईडी मिलता है और ईडी क्रिस को कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। तब क्रिस कहता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, तुमने मुझे बस 3 मिलियन दिए थे और 8 मिलियन तुम लेकर के गए थे, मुझे पहले ही तुमने कम पैसे दिए हैं और अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तब ईडी अपनी बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि मैं
बहुत गुस्से में हूँ, मुझे अभी के अभी पैसे दे दो। तभी यहाँ पे क्रिस के पिता आ जाते हैं और वो ईडी के हाथ पे गोली मार देते हैं। इसी बीच यहाँ पे जेम्स भी आ जाता है और अब ये लोग क्रिस, उसके पिता और ईडी तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं और उन पे कार्यवाही चलने लगती है और इन दोनों को 11 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन क्रिस और ईडी को 1991 में रिहा कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस वालों को अभी तक वो पैसे नहीं मिलते और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।